राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश की उत्कृष्ट पहल अब पढ़ाई नहीं रुकेगी पर नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर के समर्पित, सक्रिय और नवाचारी शिक्षकों के माध्यम से तैयार किए गए हमारे सायंकालीन पाठ्य वस्तु आधारित शिक्षण के प्लेटफॉर्म पर हमारी आज दिनांक 9 नवंबर की लर्निंग कक्षा 6वीं के गणित विषय पर आधारित है और आज की हमारी गणित विषय के एक्सपर्ट हैं प्राची सुल्लेरे मैम। प्राची मैम शासकीय माध्यमिक विद्यालय ललपुर जबलपुर में पदस्थ है। तो आज की इस बेहतरीन लर्निंग के प्रारंभ में मैं प्रमोद श्रीवास्तव, विकासखंड अकादमिक समन्वयक, नगर शिक्षा केंद्र एक जबलपुर, हमारे साथ आज की एक्सपर्ट प्राची सुल्लेरे मैम का तथा YouTube में जुड़े आप सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों तथा उनके शिक्षकों का भावभीना स्वागत करता हूं। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि अपने स्लोगन के साथ आइए सम्मान के साथ आमंत्रित करें आज की बेहतरीन लर्निंग के लिए प्राची सुल्लेरे मैम को। नमस्कार सर। बच्चों, आज की इस लर्निंग में आपका बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं का अध्याय 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। आज इसके बारे में हम पूरा समझेंगे, ठीक है? तो बच्चों, आप बताइए ये मेरे पास कितने टाइम है? इसको अगर मैं बोलूं कि गिनो तो अपन कैसे गिनते हैं? 1 2 3, ठीक है। अगर ये मैं बोलूं कि कितनी फिंगर है मेरी, कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4, 4 है ना। हमें कुछ भी चीज अगर गिनना है तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं ना। तो जो हम गिनते हैं, ये गिनने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं गणन संख्याएं। क्या बोलते हैं? गणन संख्याएं। इसका एक और नाम है, इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो ये हमेशा स्टार्ट होती हैं 1 से और फिर बढ़ती जाती हैं, ठीक है। कोई भी हम चीजें गिन रहे हैं तो हम ऐसे गिनते हैं ना, पहले 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा बताओ आप लोग कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी 1, क्योंकि हम कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं ना। तो गिनने वाली संख्याओं को हम बोलते हैं गणन संख्याएं और इसका एक और नाम है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। तो हम समझ गए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो सोचिए क्या होती है? ठीक है। तो आपने समझ लिया, जैसे गिनती है, अपन उसको बढ़ाते जाते हैं, वो बढ़ती जाएगी, लेकिन क्या कभी खत्म होती है? आप लोग गिनते हैं 100 के बाद फिर 101, फिर 1000 के बाद 1001, ऐसे हमेशा बढ़ती जाती है। तो जैसे गिनती अनंत होती है, तो हमारी प्राकृत संख्याएं भी क्या होती हैं? अनंत। ये बढ़ती ही जाएंगी, इनफाइनाइट होती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है। तो आप समझ गए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये प्राकृत संख्या है, अगर मान लो हम 3 में 1 जोड़ते हैं तो हमें देखो अगली प्राकृत संख्या मिल जाती है 4, मिल जाती है ना। 3 में हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल जा रहा है? 4, जो कि क्या है? अगली प्राकृत संख्या है। अगर हम 4 में 1 जोड़ें तो क्या मिल जाएगा हमें? 5, जो कि अगली प्राकृत संख्या हो जाएगी, है ना। अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा? 6, जो कि अगली प्राकृत संख्या हो जाएगी। तो ये जो 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रही है, इन संख्या को हम क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। क्या बोलते हैं? परवर्ती संख्या। तो परवर्ती संख्या क्या होती है? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी ठीक अगली संख्या हमें प्राप्त होती है। उस संख्या को हम बोलते हैं कि उस संख्या की वो परवर्ती है या सक्सेसर है, इंग्लिश में बोलेंगे।
तो 3 की परिवर्ती क्या है? 4। 4 की परिवर्ती क्या है? 5। कोई भी बड़ी संख्या भी ले लें हम कि 201 की परिवर्ती क्या है, तो उसे भी हम 1 जोड़ेंगे तो हमें 202 मिल जाएगा, वो उसकी परिवर्ती होगी। तो जब भी हमें परिवर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसमें हम क्या करते हैं? 1 को जोड़ते जाते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो ये हमने पढ़ लिया परिवर्ती संख्या, अगर मान लो हम इसमें से उल्टा करते हैं कि 1 घटाते हैं, अगर हम 3 में से 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 2। क्या मिल जाता है हमें? 2। अब हम अगर 2 में से 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 1। तो 1 घटाने पर हमें क्या मिलता है? पूर्ववर्ती, मतलब उससे पहले की। पूर्ववर्ती संख्या मतलब उससे पहले की, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले की। अगर हमें पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करना है तो उसमें से हमें 1 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती क्या होती है? 1 हम घटाते जाते हैं तो पूर्ववर्ती संख्या मिलती है। ठीक है। तो अपन ने अगर मान लो 5 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो 5 में से हम 1 घटा देंगे तो मिल जाएगा 4। 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 4 में से हम 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब 2 में से 1 घटाए तो 1। अब सोचो 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? सोचिए आप लोग। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्राकृत संख्याएं जो हमारी हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है? वो 0 से स्टार्ट होती है, शून्य से। तब 1 के बदले क्या, 1 की पूर्ववर्ती क्या होगी? चलिए आइए आज हम इसे याद करते हैं। ठीक है। अब आप लोग सोचिए कि मेरे पास समझ लीजिए 5 टॉफियां हैं। ठीक है। मैंने पहली टॉफी खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई, ऐसे कर करके मैंने पूरी 5 टॉफियां खा ली। तो अब मेरे पास कितनी टॉफी बची? कुछ भी नहीं बची ना। तो जो कुछ भी नहीं बचा है उसे हम प्रदर्शित करते हैं 0 से। ठीक है। उसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? 0 से या 0 से। ठीक है। तो जैसे हमारे लिए प्राकृत संख्याएं महत्वपूर्ण होती है, बहुत उपयोगी होती है, वैसे ही 0 भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को जोड़ लें या 0 को मिला लें तो एक नया संग्रह, एक नया समूह बन जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। एक बार फिर से सुनिए कि जब प्राकृत संख्याओं के समूह में हम 0 को भी अगर मिला लेते हैं तो एक नया समूह बन जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसे हम ये वाले चित्र के माध्यम से समझें कि ये देखो, ये एक घर है। किसका घर है? ये प्राकृत संख्याओं का घर है। किसका घर है? ये प्राकृत संख्याओं का। प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से शुरू होंगी। 1, 2, 3, 10, 10, 10 पूरी अनंत तक। ठीक है। अब इसमें अगर हमने 0 को भी शामिल कर लिया है तो ये देखो उसका एक बड़ा घर बन गया ना, 0 भी मिल गया। तो ये क्या बन गया हमारा? एक बड़े घर का, नए घर का क्या नाम हो गया हमारा? पूर्ण संख्या। ठीक है। ये वाले नया घर जो बन गया उसका क्या नाम हो गया? पूर्ण संख्या। तो अब आप लोग बताइए से 1, 2, 3, 4, 5 ये भी कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। तो क्या सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर है? तो हाँ है, सारी जो प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं भी हैं। लेकिन अगर हम बोले क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? हाँ होगा कि नहीं होगा? क्या सारी पूर्ण संख्याएं
प्राकृत संख्याएं हैं तो नहीं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या है वो 1 से शुरू हो रही है और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो 0 से शुरू हो रही है। तो सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हैं, परंतु सारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लें कि जो प्राकृत संख्याएं हैं वो हमेशा 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 अनंत, और जो पूर्ण संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होंगी? शून्य से लेके अनंत तक। ठीक है, अब हम पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा के रूप में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या की संख्या रेखा है इसलिए ये 0 से शुरू होगी। कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। ये हमने जो संख्या रेखा रहती है वो एक सरल रेखा रहती है, यह एक स्ट्रेट लाइन रहती है। कोई भी संख्या रेखा हम बनाएंगे तो वो कैसी रहेगी? सरल रेखा रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी और हमेशा ज्यादातर वो क्षैतिज ही रहती है। हमेशा वो क्या बनेगी? अपने ऐसी क्षैतिज बनेगी। ठीक है, तो जो संख्या रेखा है वो सरल रेखा है और क्षैतिज है। ठीक है, अब हमें पूर्ण संख्याओं की बनाने हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। और एक और बात कि इसमें जो भी हम अंक बनाएंगे उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा एक निश्चित रहती है। ठीक है, जैसे 0 और 1 इसके बीच में जो अंतर होगा वही 1 और 2 के बीच के अंतर होगा, वही 2 और 3 के बीच के अब मैं स्केल से नहीं बना रही हूँ तो मैं एकदम करेक्ट नहीं बन रहा है। आप लोग बच्चे जब भी बनाओ तो स्केल से बनाओ, जिसमें जो ये अंतर है वो हमेशा सेम रहना चाहिए। तो इन दोनों इनके जो बीच की दूरी है ये, इसको हम बोलते हैं इकाई दूरी या यूनिट दूरी, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो इनके जो बीच की जो दूरी है इकाई दूरी वो हमेशा कैसी बनेगी? एक सी बनेगी। तो पहले आएगा 0, क्यों आएगा? 0 या 0 पहले क्यों आएगा? क्योंकि ये पूर्ण संख्या की संख्या रेखा है। ठीक है, और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से, इसलिए पहले हम क्या लेंगे? 0। उसके बाद हमने लिया है 1। ये आप लोग विशेष तौर से याद रखना कि इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा सेम रहे। और इस तरफ हमें क्या लगाना है? एरो, क्योंकि ये हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी संख्या रेखा है वो पूरी अनंत तक जा सकती है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसकी हमें लास्ट तो पता नहीं, वो भी अनंत तक जाती है, इसलिए एक तरफ इधर क्या रहेगा? अपना एरो रहेगा। ठीक है, फिर इधर 5, इधर 6, इधर 7, ऐसे ये बढ़ती जाएंगी। तो समझिए संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित करना है तो हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इकाई दूरी जो है वो सबकी बराबर रहेगी, कम या ज्यादा नहीं रहेगी। 0 से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ ये तीर का निशान रहेगा। ठीक है, अब संख्या रेखा में ही हमें देखना है कि योग कैसे होता है। योग, संख्या रेखा में हमें योग सीखना है। जैसे योग तो आप लोगों से आता है, लेकिन संख्या रेखा में अगर हम प्रदर्शित करना है तो हम इससे कैसे प्रदर्शित करेंगे? ठीक है, मान लीजिए हम एक छोटी संख्या ले लेते हैं कि ये है संख्या, आपका क्वेश्चन है 5 धन 2। 5 धन 2, इसका मान क्या होगा? इसका हल क्या होगा? हमने ये संख्या रेखा के रूप में देखना, संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है। तो हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। 5 है मतलब हम कहाँ पे खड़े हैं? 5 पे। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, नहीं तो आप सोचोगे इतने की बनाई, ये तो बढ़ती जाती है, और भी हम बड़ा बना सकते हैं, लेकिन अभी हमें जितनी जरूरत है अपन ने वहां तक बस बड़ा बनाए। अगर अपन को देखना है कि 5 में 2 जोड़ रहे हैं संख्या रेखा में नंबर लाइन में, तो हम कैसे करेंगे? तो हम 0 से नहीं करेंगे, हम कहाँ पे खड़े हैं? 5 पे खड़े हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। 2 लिखा है मतलब हमें कितने कदम आगे जाना है? हमें 2 कदम आगे जाना है। ठीक है, इधर हम 5 पे खड़े हैं, हमें 2 कदम और आगे बढ़ना है। ये हो गया हमारा 1 कदम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 2 कदम। हमें कितने कदम बोले थे? 2 कदम बोले थे ना, 2 जोड़ना था, हमने ये 2 जोड़ लिया 5 में, तो हमारा उत्तर या आंसर क्या आ गया? 7। 7 आया ना, हमें फिर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सीधे से बढ़ा लिया। 2 लिखा था तो हमने 2 कदम बढ़ा लिए, तो हमें क्या मिल गया? आंसर 7।
मतलब 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 7। ठीक है। अगर हमें 5 में 3 जोड़ना होता, मान लो 5 में 3 जोड़ना है तो हम 5 पे खड़े हैं, लेकिन हमें कितने कदम आगे बढ़ाना पड़ेंगे? 3 कदम। तो ये एक कदम हो गया, ये फिर दूसरा कदम हो गया और ये हो गया तीसरा। तो अब हमारा आंसर क्या आ जाता? 8। 5 में अगर हम 3 जोड़ते तो हमें क्या मिल जाता? ये 8। ठीक है। एक और बात कि संख्या रेखा में अगर हम लेफ्ट से मतलब बाएं से दाएं तरफ मतलब राइट तरफ हम बढ़ते हैं तो हमेशा मान बढ़ता जाता है। ये देखिए आप लोग को दिख रहा है, पहले था 1, फिर हुआ 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, बढ़ते जा रहे हैं ना। तो संख्या रेखा में हमेशा जो मान है वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है? बढ़ते जाता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ क्या होते जाता है? वो घटते जाता है। ये देखो, पहले इधर 9 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, ऐसे घटता गया है ना। तो जब भी जोड़ योग मतलब ऐसे भी ज्यादा किसी भी चीज को योग करना मतलब बढ़ाना जोड़ना, तो अपन को इसी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें जब जोड़ना था तो हम इसी तरफ आगे बढ़े। तो याद रखिएगा आप लोग कि संख्या रेखा में जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमेशा जो वैल्यू होती है, मान होता है, वो बढ़ते जाता है, और जब हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो उसका मान क्या होते जाता है? घटते जाता है। ठीक है। अपन ने एक योग का एग्जाम्पल देखा। अब हम देखते हैं व्यवकलन। व्यवकलन मतलब घटाना। व्यवकलन मतलब क्या होता है? घटाना होता है ना। अभी हमने जोड़ दिखा कि संख्या रेखा पे हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे योग करते हैं। अब हम देखेंगे कि हम संख्या रेखा में कैसे घटाते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 8, 8 में से हमें घटाना है 4। 8 ऋण 4, 8 ऋण 4, अब कितना आंसर आएगा? तो हम फिर क्या करेंगे? हम कहाँ पे खड़े हो जाएंगे? 8 पे। 8 यहाँ पे है, यहाँ पे हम खड़े हो गए। अब ये लिखा है 4, मतलब हमें 4 कदम चलना है। 8 से 4 हमें किस तरफ जाना पड़ेगा? इस तरफ जाना पड़ेगा, बाएं हाथ तरफ। 8 से हमने चलना प्रारंभ किया, कितने कदम चलना है? 4। 4 कदम चलना है, याद रखना। 4 चलना, तो ये हुआ हमारा एक कदम, ये हुआ हमारा दूसरा कदम, ये हुआ हमारा तीसरा कदम, ये हो गया हमारा चौथा कदम। 4 कदम होगा ना। तो 4 कदम में चल लिए तो कितने कौन से पॉइंट पे पहुंच गए? कौन से अंक पे पहुंच गए? ये 4 पे। मतलब 8 में से हमने 4 घटाया तो हमें कितना मिल गया? 4। ठीक है। इस तरफ आए हम, हमारा मान कम हुआ, तो आप इसमें भी समझ गए होंगे कि जब घटते क्रम में इस तरफ मान है, इस तरफ अगर हम राइट से लेफ्ट तरफ आते हैं तो मान घटता जाता है। अब एक और अगर हम देख लें कि हमें घटाना है 5 में से 3। ठीक है। 5 में से 3 घटाना है तो हमें कहाँ खड़े होना पड़ेगा और कदम कहाँ पे बढ़ाना पड़ेंगे? बताइए आप लोग। ठीक है। 5 में से हमें घटाना है 3, तो हमें 5 पे इधर पे खड़े होना पड़ेगा। और कितने कदम चलने हैं हमें? 3 कदम चलना है। हम 3 कदम चलते हैं। ये हो गया हमारा एक कदम। ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। 3 कदम हमने चल लिए, हमारा कितना आंसर आ गया? 2। कितना आंसर आ गया हमारा? तो एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम। ठीक है। तो 5 में से 3 घटा तो कितना आ गया आंसर? 2। संख्या रेखा पे हम ऐसे व्यवकलन करते हैं या ऐसे हम घटाते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि संख्या रेखा में हम गुणा कैसे करते हैं, गुणनफल हम कैसे प्रदर्शित करते हैं इसमें। हम एक संख्या लेते हैं 3 गुणित 4। इसे हमें संख्या रेखा में प्रदर्शित करना है कि हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे। हम फिर से एक संख्या रेखा बनाएंगे, और आप लोग हमेशा स्केल से ही बनाइएगा। स्केल से एकदम सीधी बनती है, और 2 अंकों के बीच में हमेशा समान अंतर रहेगा। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5,
6 7 8 9, तो थोड़ा और बड़ी बनाना पड़ेगी, 10 11 12, ठीक है। अब ये देखिए मेरा समान अंतर नहीं है, क्योंकि देखो मैंने बिना स्केल से बनाया है। एक बार फिर से लिखते हैं, आप लोग जब भी बनाओगे स्केल से बनाओगे जिसका जो डिस्टेंस बिल्कुल एक सी रहे, ठीक है। अपन लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अभी अपन ने क्या सीखा, योग और व्यवकलन सीखा। अब हम देखेंगे गुणनफल कैसे हमें ज्ञात करना है। तो हमें इसमें जैसे 3 गुणित 4 है, तो हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा, हमेशा शून्य से, ठीक है। 3 में हमें 4 का गुणा करना है, ठीक है। तो जो पहला अंक है ये हमें बताता है कदम, हमें कितने कदम चलना है, 3 कदम। याद रखना कि जो पहला वाला है वो हमें कदम बता रहा है, और ये बीच की दूरी है, ये कितनी दूरी लेना है अंकों के बीच में, तो ये कितनी है 4 4, और 3 कितना है कदम, 3 गुणित 4, मतलब हमें कितने कदम चलना है, 3 कदम, और 4 मतलब दूरी कितनी रहेगी, ये 4 4 की दूरी रहेगी, ठीक है। हम ये पहला कदम चले, ठीक है। 3 कदम चलना है, 3 गुणित 4 मतलब 3 कदम चलना है। पहला कदम चले अपन 4, फिर 4 के अंतर से ही हमें दूसरा कदम चलना है, ठीक है। ये दूसरा कदम आ गया अपना 8, ठीक है। अब तीसरा कदम चलना है, ये आ गया तीसरा कदम, ये क्योंकि अपन को 4 4 का दूरी लेना है, सेम दूरी लेना है, तो ये 12 क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया। समझ में आ गया। जब भी इसमें गुणनफल को दर्शाना है तो ये पहला वाला जो अंक है वो क्या है, अपने कदम है। अपन ये देखेंगे, ये एरो अपन को उतने बनाना पड़ेंगे, 3 है तो 3, 4 है तो 4 5, जितने होंगे, ठीक है। तो ये 3 है मतलब हमें 3 कदम चलना है, और पीछे 4 ये बीच की दूरी है, ठीक है। अपन ने 3 कदम चले, पहले कदम चला तो क्या आ गया 4, दूसरा कदम चला तो क्या आ गया 8, तो तीसरा कदम चला तो क्या आ गया 12। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर हमने सीख लिया कि गुणनफल को कैसे प्रदर्शित करते हैं, योग को कैसे प्रदर्शित करते हैं, और घटाने को कैसे प्रदर्शित करते हैं। और संख्या रेखा, क्योंकि ये पूर्ण संख्या की है, पूर्ण संख्या की संख्या रेखा याद रखना, पूर्ण संख्या की, इसलिए ये 0 से शुरू हुई है, ठीक है। और इधर से कहाँ तक जाएगी, ये अनंत तक जाएगी। हमें जितनी जरूरत है हमने उतने अंक लिखे हैं, तो चाहे तो हम और भी ले सकते हैं, और बड़ी संख्या आएगी तो हम और भी ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि पूर्ण संख्याओं के गुण, हर किसी के कुछ ना कुछ गुण होते हैं ना, तो इधर पूर्ण संख्याओं के क्या गुण होते हैं वो हमें पढ़ना है। इसको बोलते हैं गुण या प्रॉपर्टी, पूर्ण संख्याओं के गुण। पहला गुण है इसका संवृत या क्लोज्ड, इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं, संवृत। तो हमें पहला गुण पढ़ना है कि पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है वो संवृत है कि नहीं है, संक्रिय अंक, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम 2 संख्याएं लेते हैं, कोई भी अंक लेते हैं 2। जैसे अगर हमने लिया है, ये हम पहले गुण की भी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हमने लिया है 3 धन 4, हमने क्या किया है जोड़। अगर 2 संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं, 3 और 4 को हम जोड़े तो क्या मिल रहा है हमें 7, ठीक है।
अगर हम कुछ भी 0 और 10 को जोड़ें तो भी क्या मिल रहा है हमें 10। अगर हम इससे बड़ी भी संख्या ले लें 100 और 200 को जोड़ें तो भी हमें क्या मिल रहा है 200। तो ये 7 भी क्या है पूर्ण संख्या है, 10 भी क्या है पूर्ण संख्या है, 200 भी क्या है पूर्ण संख्या है। हम इसका भी हम योग करेंगे, आप कितनी भी संख्याओं का योग करके देख लें तो हमें एक पूर्ण ही संख्या प्राप्त होगी, कोई और संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसका पहला गुण इधर से पता चलता है कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग संक्रिया के अंतर्गत संवृत होती हैं। ठीक है, जो पूर्ण संख्याएं हैं वो योग के अंतर्गत क्या होती हैं संवृत होती हैं। पहला आपको गुण समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के अंतर्गत, आप लोग ये नोट कर लीजिए, इसका पहला गुण है पूर्ण संख्याओं का कि पूर्ण संख्याएं योग की संक्रिया के अंतर्गत क्या होती हैं संवृत होती हैं। ठीक है, मतलब दो कोई भी पूर्ण संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें हमेशा पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। इसका ये पहला गुण है, ये हमने समझ लिया। अब हमें समझना है इसका दूसरा गुण। ठीक है, ये संवृत ही संवृत का जो गुण है, अब हमने देखा कि योग में तो ये संवृत हो रही है। अब हम देखेंगे कि घटाने की संक्रिया में क्या ये गुण इसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम घटाने का देखते हैं। गुण ये पहला ही वाला चल रहा है संवृत, लेकिन अब हम दूसरी संक्रिया करेंगे। कौन सी संक्रिया करेंगे व्यवकलन की संक्रिया करेंगे। ठीक है, हम कुछ संख्याएं ले लेते हैं, कुछ अंक ले लेते हैं। जैसे हमें घटाना है 8 में से 3, कितना मिल गया 5 मिल गया। ठीक है, अब हमें घटाना है जैसे 100 में से 90, हमें क्या मिल गया 10 मिल गया। ये भी क्या था पूर्ण संख्या थी, ये भी क्या थी पूर्ण संख्या थी। अब हमें क्या घटाना है, मान लो अब इसी को हम घटा दें जैसे 3 में से 8, तो अब हमें क्या मिलेगा 3 में से अगर हम 8 घटा रहे हैं, बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही मिल रही है। लेकिन अगर हम छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाते हैं तो क्या हमें पूर्ण संख्या मिलेगी, नहीं मिलेगी पूर्ण संख्या। तो ये वाला जो गुण है संवृत का वो व्यवकलन के लिए नहीं है। ठीक है, ये वाला गुण हमारा योग के अंतर्गत तो संवृत है, लेकिन व्यवकलन के अंतर्गत ये संवृत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनको घटाएंगे a माइनस बी करेंगे तो जरूरी नहीं कि हमें पूर्ण संख्या ही मिले, हमें पूर्ण संख्या नहीं मिल रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे कि पूर्ण संख्याएं जो हैं पूर्ण संख्याएं व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत संवृत नहीं है। ठीक है, अपन ये नहीं सोचेंगे कि अगर 1 और 2 में अगर ये रूल फॉलो हो गया तो सबके लिए हो गया। अपन ने ये देखो छोटी संख्या से घटाया तो पूर्ण संख्या हमें नहीं मिली, इसलिए हम ये बोलेंगे कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो व्यवकलन संक्रिया के अंतर्गत ये संवृत नहीं है। ठीक है, अब हमने योग के में देख लिया, व्यवकलन में देख लिया, अब हम देखेंगे गुणा में कि गुणा की संक्रिया में ये वाली जो गुण है वो है कि नहीं। ठीक है, अब हम कोई भी दो संख्याओं का हम गुणा करें, 3 गुणित
4 12 मिल जाएगा, 5 गुणे 6 30 मिल जाएगा, 40 गुणे 2 80 मिल जाएगा। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है, ये वाली भी पूर्ण संख्या है, ये वाली भी पूर्ण संख्या है। आप लोग और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि हम जितनी भी संख्याओं का अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें एक पूर्ण संख्या ही मिल रही है, पूर्ण संख्या मिल रही है ना। पूर्ण संख्या तो कितनी भी बड़ी हो सकती है, अनंत तक चलती है। तो हमने गुणा करके देखा, जितनी भी संख्या का गुणा हम कर रहे हैं तो हमें पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। मतलब कि जो पूर्ण संख्याओं का ये वाला जो गुण है संवृत का, वो गुणन के लिए भी फॉलो होता है, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का अगर मान लो हम गुणा करते हैं तो ये वाला रूल इसका फॉलो होता है। तो हम मान लेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो है वो गुणन की संक्रिया में संवृत हैं। पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है वो गुणन के अंतर्गत संवृत है। पूर्ण, ये आप लोग नोट कर लीजिए, पूर्ण संख्याओं का संग्रह गुणन की संक्रिया के अंतर्गत संवृत है, ठीक है। तो हमने देखा कि योग के लिए भी ये संवृत है, लेकिन घटाने के लिए के अंतर्गत ये संवृत नहीं है, और गुणा के अंतर्गत ये संवृत है। अब हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं भाग के अंतर्गत ये जो क्रिया है वो संवृत है कि नहीं है। ये इसका पहला गुण चल रहा है। अभी हमें इसके 3 गुणों की चर्चा करना है। ठीक है, अब हम काय में देखें, भाग में देखें। तो देखो, अगर हम 4 में भाग करें 2 का, 4 में जब हम भाग करते हैं 2 का तो हमें क्या मिल जाता है, 2, ठीक है। अगर हम 12 में 12 6 से भाग करें 12 में तो हमें क्या मिल जाता है, 2, ठीक है। अब हम ऐसा करें अगर कि 2 में भाग करके देखें 4 में, ठीक है, तो हमें इसका क्या मिलेगा उत्तर, ठीक है, 1/2 या 0.5 मिलेगा। हम जब हम इसका भाग करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2। हम इसका जब भाग करते हैं तो इसका भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, 2 मिल रहा है, इसका भाग भी पूरा पूरा चला जा रहा है, 2 मिल रहा है। लेकिन जब हम उल्टा करते हैं, ये मतलब हम ये वाली संख्या लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अपन ने 2 रोटी ले ली, ठीक है, 2 रोटी ले ली, इसके अपन को 4 भाग करना है, ठीक है। तो क्या बराबर बराबर होंगे, अपन को आधा भी देना पड़ेगा ना। तो क्या हो जाएगा, कितना आ रहा है, 1/2 या 0.5। तो क्या ये पूर्ण संख्या है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये वाला जो गुण है वो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे कि जो पूर्ण संख्याओं में भाग की क्रिया के अंतर्गत संवृत गुण संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है, पूर्ण संख्याओं का संग्रह विभाजन के अंतर्गत संवृत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी थी या पहला गुण था संवृत,
वो योग की संक्रिया में वो के अंतर्गत समर्थ है और गुणन की क्रिया के अंतर्गत भी समर्थ है, लेकिन वो व्यवकलन और विभाजन की प्रक्रिया में समर्थ नहीं है। ये हमने पूर्ण संख्याओं का पहला गुण पढ़ा। अब हम पूर्ण संख्याओं का दूसरा गुण पढ़ते हैं। ठीक है, पहला गुण था इंग्लिश में क्लोज प्रॉपर्टी। अब हमें पढ़ना है पूर्ण संख्याओं का दूसरा गुण। दूसरा गुण को हम बोलते हैं क्रम विनिमय। ये दूसरे नंबर का गुण है। क्रम विनिमय, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है क्रम का विनिमय, मतलब हम क्रमों को बदल दें, क्रमों को आगे पीछे हम कर दें, तो क्या ये सब प्रॉपर्टी उसकी फॉलो होगी, क्या वो इन गुणों को पालन करेगा? तो हम इसको कुछ उदाहरणों से समझेंगे। किसी संक्रिया को संख्याओं का क्रम बदलकर हल करना क्या कहलाता है? क्रम विनिमय। किसी संक्रिया को संख्याओं का क्रम बदलकर, क्रम विनिमय समझ में आ रहा है ना? क्रम विनिमय मतलब क्रम को बदलकर किसी संक्रिया के संख्याओं का क्रम बदलकर हल करना क्रम विनिमय कहलाता है। और ये क्या है? पूर्ण संख्याओं की दूसरी प्रॉपर्टी है या दूसरा गुण है। अब इसको भी हम चारों में देखेंगे, योग में और फिर व्यवकलन में, फिर गुणन में और फिर विभाजन में, कि किस किस में ये हो रहा है और किस किस में ये नहीं हो रहा है। तो हम पहला लेते हैं योग। ठीक है, क्रम विनिमय का गुण हम पहले काय के लिए देखते हैं? योग के लिए। ठीक है, जैसे अगर हमने लिखा है 3 धन 4, तो हमें कितना उत्तर मिलेगा? 7। ठीक है, अब हम क्रम बदल दें, हम इधर लिख दें 4 धन 3, तो भी हमें क्या मिलेगा? 7। दोनों बराबर आ रहे हैं ना, क्रम बदलने में कोई अंतर हुआ? 3 और 4 को भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 4 और 3 को भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। अगर मान लो हम 2 धन 5 करें तो भी क्या आ रहा है? या 3 ले लें, 3 धन 5 करें तो भी क्या आ रहा है? 8। और अगर मान लो हम लोग क्या लिख लें, इसको उल्टा करके लिखें 5 धन 3, तो भी क्या आ रहा है? 8। दोनों में कोई अंतर नहीं आया। अगर हम इसको सीधा भी जोड़ रहे हैं तो भी हमें वही आंसर मिल रहा है, और अगर हम क्रम को बदल दे रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, कोई भी इसमें अंतर नहीं हो रहा है। मतलब ए धन बी बराबर है बी धन ए के। ठीक है, ए धन बी भी जोड़ेंगे तो भी वही उत्तर आ रहा है, बी धन ए भी कर रहे हैं तो भी वही उत्तर आ रहा है। मतलब पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है वो योग के लिए क्रम विनिमय है। इस पे अपन क्या लिख सकते हैं? पूर्ण संख्याओं का संग्रह योग के लिए। अपन कौन सी क्रिया करें? योग की ना, तो योग के लिए क्रम विनिमय है। क्या बोल देंगे इसको? योग के लिए, चल नहीं रहा है ऐसे, योग के लिए भी क्रम विनिमय, क्योंकि क्रम को बदलने से हमें कोई अंतर नहीं हो रहा है। अब हम इसको क्या कर लें? माइनस में करके देखें जो है। ठीक है, योग के लिए तो ये है, लेकिन अगर हम माइनस में करें, घटाने में व्यवकलन में करें, तो 4 धन 3, माइनस वाला करना व्यवकलन, 4 में से 3 गया तो कितना आया हमारा? 4 में से 3 गया तो कितना आ गया हमारा? 1। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1, लेकिन अगर हम 3 में से 4 घटाएंगे तो क्या 1 आएगा? नहीं आएगा। मतलब ये वाला गुण इसमें नहीं हो रहा है, तो अतः व्यवकलन के लिए क्रम विनिमय का नियम नहीं है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है वो व्यवकलन संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं गुणा के लिए। गुणा के लिए देखें तो अगर हम 2 गुणित 3 करें
ठीक है, और 3 × 2 करें, अगर हम 2 × 3 कर रहे हैं तो भी हमें क्या मिल रहा है 6, और हम 3 × 2 कर रहे हैं तो भी हमें 6 मिल रहा है। चाहे हम ऐसे गुणा कर ले चाहे ऐसे गुणा कर ले, आंसर हमें सेम मिल रहा है। मतलब A × B बराबर है B × AK, दोनों में बराबर है, तो हम क्या बोल देंगे कि पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम विनिमेय है। पूर्ण संख्याओं का जो गुणन है वो क्रम विनिमेय है। इसके बाद है भाग वाला। अगर मान लो हम देखो 4/2 करते हैं, ठीक है, तो हमें कितना मिल रहा है, 4 भाग करें 2 का तो 2 मिल रहा है। लेकिन अगर हम 2/4 करें तो क्या हमें 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, अलग मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि A/B बराबर नहीं है B/A के। तो हम बोल सकते हैं कि भाग की संक्रिया के लिए भी पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है वो क्रम विनिमेय नहीं है, क्रम विनिमेय का गुण इसमें लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, तो काय में हो रहा है, योग में और गुणन में पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमेय वाली प्रॉपर्टी काय में लग रही है, केवल योग में और गुणा में। लास्ट बचा है साहचर्य, लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है साहचर्य गुण। ठीक है, साहचर्य मतलब ग्रुप अलग अलग करते हैं हम। ठीक है, अगर हम क्या लिखते हैं, A धन B धन C बराबर है A धन B धन C। ठीक है, अगर ये दोनों का मान बराबर आ गया मतलब पूर्ण संख्याओं का योग साहचर्य गुण इसमें फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम करके हम कोई भी अंक ले लें, जैसे 5 धन 2 धन 1, 5 2 7 और 1 8। ठीक है, अगर अब हम ऐसे लिख दें, इधर क्या आ गया 5 2 7 धन 1 बराबर आ गया ये 8। इसमें भी अगर हम कहें तो 5 धन, अगर इधर लिख दें हम 2 धन 1 5 धन 3, तो ये आ गया 8, दोनों में बराबर आ रहा है ना। मतलब कि क्या है इसका मतलब कि जो साहचर्य का जो गुण है वो योग की संक्रिया के लिए है। ठीक है, अब हम व्यवकलन का देखें, यह पूर्ण संख्याओं का जो गुणन है वो साहचर्य के लिए है, जोड़ का है तो वो है। अब हम व्यवकलन में देखें, व्यवकलन में हम देखें, अगर हमने एक उदाहरण लिया है, यही वाला ले लेते हैं 5 ऋण 3। अगर हमने ले लिया है 5 ऋण 3 ऋण 2, ठीक है, 5 में से 3 गया तो आ गया 2 ऋण 2, 2 से 2 गया। अगर हम इसको साहचर्य देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए, ये व्यवकलन के लिए साहचर्य वाला गुण है कि नहीं, तो हम इधर पे ऐसे लिख देंगे इसको अलग करके, 5 ऋण 3 ऋण 2, 5 ऋण 3 में से 2 गया तो क्या आ गया 1, 5 में से गया तो 4। तो ये बराबर नहीं आ रहा है, दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन साहचर्य नहीं है, ये वाला गुण उसके लिए भी फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम गुणा के लिए देखें, गुणा के लिए अगर हम देखें, अब ये देखते हैं ये बराबर है कि नहीं है इसके। 2 दिया 6 और 4 चौको 24, इधर क्या आ जाएगा 4 दिया 12, 12 दूनी 24, दोनों बराबर आ रहे हैं ना, इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए जो गुणन की प्रक्रिया है वो भी क्या है, साहचर्य है। अब अगला है भाग, हम भाग करके देखते हैं कि उसमें ये वाला गुण फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये गुण लागू हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर हम ये ले लें 16 भागित 4 भागित 2, ठीक है, 16 4 का भाग किया 4 को 16, 4 भागित 2, तो इधर आ गया 2। ठीक है, अब इधर अगर आपने इसका बदल दिया, ग्रुप समूह बदल के इधर अब हमने भाग किया तो देखो कितना आ रहा है 2 8 16। तो ये क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, मतलब A भागित B
भागित सी बराबर नहीं है ए भागित बी भागित सी के। ठीक है, मतलब पूर्ण संख्याओं के लिए विभाजन जो है वो साहचर्य नहीं है। ठीक है, अपन ने काय के गुण पढ़ लिए, पूर्ण संख्याओं के गुण पढ़ लिए, एक संवृत, एक क्रम विनिमय और एक साहचर्य। तो जो संवृत की जो प्रॉपर्टी थी वो भी योग और गुणन के लिए थी, लेकिन व्यवकलन और विभाजन के लिए नहीं, और क्रम विनिमय की भी और साहचर्य की भी। तो आज हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा में कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे उसका व्यवकलन करते हैं, कैसे हम गुणा करते हैं, ये हमने जाना। और पूर्ण संख्याओं के क्या गुण होते हैं ये हमने सीखा। तो अब इस वीडियो को आप दोबारा और बार बार भी देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि